स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत हम एक छोटे से डिटूर से करते हैं। चलिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से आकर दिल्ली में रह रहे सुमित के बारे में बताते हैं। सुमित, जिसके पास यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की मास्टर साइंस की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर बीते 5 सालों से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। रूरल और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आने वाले सुमित बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, जिसे देखते हुए उनके माता पिता ने अपना पेट काट काट कर सुमित को इसलिए दिल्ली भेजा था कि वो जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पा सके और उनके पूरे परिवार के दिन बदल जाएं। इससे न केवल समाज में उनके परिवार को इज्जत मिलेगी, बल्कि उनका 5 लोगों का परिवार कल एग्रीकल्चरल या इल पेड ब्लू कॉलर जॉब्स की डिपेंडेंस से मुक्त होकर फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। वेल क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड सुमित ने अपनी जवानी के 5 साल इसी एक सपने को पूरा करने में लगा दिया कि एक दिन वो भी सरकारी नौकरी के साथ शान से अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सरकारी नौकरी नाम की ट्रेन ने अभी तक सुमित के स्टेशन पर ब्रेक नहीं लगाया है। सपना आंखों के सामने होकर भी ओझल है और सुमित के लिए सरकारी नौकरी उस मुट्ठी की तरह बनती जा रही है जिसे चाहे जितना बंद कर लो, पानी हाथ से फिसलता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सरकारी नौकरी की इस जद्दोजहद में सुमित अकेला नहीं है। लगभग ऐसी ही कहानी पटना में रहकर तैयारी कर रही संगीता, इंदौर के भंवर कुआ के जाकिर या जयपुर के गोपालपुरा के राकेश जैसे करोड़ों नौजवानों की है। बल्कि ये तो कुछ ही लोग हैं जिन्हें मन माफिक पढ़ने की आजादी मिल पाई है और वो एक बड़े शहर में आकर इन एग्जाम्स की तैयारी कर पाए हैं। इनके अलावा भारत के ऐसे कितने ही लाखों करोड़ों युवा अभावों और पारिवारिक मुसीबतों के चलते हुए एक सरकारी नौकरी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए सब जतन किए, फिर भी उनका ये सपना रेगिस्तान के उस मिराज की तरह हो गया है जिसके जितना पास जाओ वो उतना ही दूर जाता नजर आता है। ऐसा केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं। जुलाई 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस जितेंद्र सिंह द्वारा सदन में प्रेजेंट किए गए आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 तक 22,05,99,238 लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनमें से केवल 7,22,311 को ही सरकारी नौकरी मिल पाई, यानी लगभग 1000 एस्पिरेंट्स में से केवल 3। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स पाना इतना मुश्किल क्यों है। ये 99.97 गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि सालों साल किताबों में अपनी जवानी घोलने के बाद भी ये सरकारी नौकरी का सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो आइए आज हम विकास, सुनीता, जाकिर और राकेश जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पिरेंट्स के जीवन की इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस GS मेंस के पेपर 1 के सोसाइटी, पेपर 2 के गवर्नेंस और पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 22 दिसंबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 7 PM रहेगी। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि इंडिया में लोग गवर्नमेंट जॉब्स को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं। तो चलिए हम इसी प्रश्न का सवाल सबसे पहले ढूंढते हैं। दोस्तों, इस सवाल का यूं तो कोई एक जवाब या गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स का कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई सारे मल्टी डायमेंशनल रीजंस हैं। इसका पहला कारण को समझने की शुरुआत हम एक कॉमन सवाल से करते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज को छोड़कर किसी दूसरी फील्ड की
कितनी क्रेडिबल प्राइवेट कंपनीज के नाम जानते हैं? मेरा मतलब है, अगर आप आईटी इंजीनियर हैं या आप एक डॉक्टर हैं या फिर अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने स्ट्रीम को छोड़कर दूसरे स्ट्रीम की कितनी क्रेडिबल कंपनीज के नाम जानते हैं? 15, 20 या फिर शायद 50? अगर आप एक वेल अवेयर पर्सन हैं तो शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन क्या हो अगर हम यही सवाल हमारी पेरेंट्स की जनरेशन से पूछें? जनरली उस केस में शायद ये आंकड़ा डबल डिजिट भी टच नहीं कर पाएगा। ऐसे में हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए शायद सबसे क्रेडिबल और फेमस एम्प्लॉयर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ही बन जाती है, क्योंकि उनकी और उनके सोशल सर्कल की नज़रों में गवर्नमेंट सर्वेंट होना आपके खुद की क्रेडिबिलिटी पर एक सरकारी मोहर लगा देता है। और कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरी का चार्म हमारी यंगर जनरेशन को इसी विरासत में मिला है। जिस तरह ओबीडियंस हमारे इंडियन कल्चर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी यंगर जनरेशन कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए इस गवर्नमेंट जॉब की रेस में लग जाती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पर गर्व करें। ऐसे में अक्सर ये देखने को मिलता है कि युवा पीढ़ी के लिए गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम असल में उनके पेरेंट्स का होता है, कुछ लोगों के लिए खुद का भी होता है। हालांकि ये सिनेरियो सबके लिए फिट नहीं बैठता, पर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के केस में ये बड़े नंबर्स में देखा गया है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी ये नौजवान अपने कंधे पर उठाते हैं। लेकिन क्या वाकई गवर्नमेंट जॉब का चार्म बस इतना ही है और ये बस एक तरह की रैट रेस है? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए इस चार्म के पीछे छुपे लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस चार्म फैक्टर को समझने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट डेटास पर नजर डालनी होगी। डेटा नंबर 1, 2011 सेंसस के मुताबिक भारत की लगभग 2/3 पॉपुलेशन का रूरल बैकग्राउंड से आना। डेटा नंबर 2, सितंबर 2020 में रिलीज की गई एनएसयू की रिपोर्ट के अनुसार देश के 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स का अपनी क्लास 10th की पढ़ाई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस से कंप्लीट करना। और डेटा नंबर 3, 2020-21 तक देश की पर कैपिटा इनकम का ₹1,28,829 होना। जब हम इन तीनों डेटास को सुपर इम्पोज करके एक साथ देखें तो हम इस पैटर्न को नोटिस करते हैं कि आज हमारे देश की एक लार्ज पॉपुलेशन प्राइवेट सेक्टर की वाइट कॉलर जॉब्स के लिए compete करने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास अर्बन सेंट्रिक रिसोर्सफुल लाइफ जीने का साधन है और ना ही वो हमारे देश में इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट माने जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ किए हुए हैं। ऐसे में अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज के अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी हमारे देश का मेजर चंक वाइट कॉलर प्राइवेट जॉब्स के लिए compete ही नहीं कर पाता। बड़ी कंपनीज में छोटी से छोटी जॉब्स हों या फिर इंटरव्यूज हों या फिर अपने करियर को स्केल अप करने के लिए MBA के एंट्रेंस एग्जाम, सब जगह अंग्रेजी का बोलबाला कहीं ना कहीं तक तो है ही। यही नहीं, इनमें आपके एग्जामिनेशन मार्क्स के अलावा एप्लीकेंट के रेज्यूमे में मेंशन वेरियस एक्टिविटीज का भी इंटरव्यू में अपना अलग महत्व है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारा रूरल सेंट्रिक यूथ पीछे रह जाता है। यही नहीं, अगर हम हमारे देश की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी हम पाएंगे कि पुअर एजुकेशन क्वालिटी की वजह से हमारे देश का युवा प्राइवेट सेक्टर के फियर्स कंपटीशन में टिक ही नहीं पाता। हमारे इस फैक्ट को स्टैब्लिश करने का काम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी करता है, जिसकी 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 13 मिलियन लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनमें केवल 4 में से 1 मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, 5 में से 1 इंजीनियर और 10 में से 1 ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल है। ऐसे में इनके पास प्राइवेट सेक्टर में जॉब के नाम पर मेजरली ब्लू कॉलर जॉब्स का ही ऑप्शन रहता है, जिसमें सैलरी काफी कम और वर्क डिमांड्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉइट होने के बजाय हमारे देश का यूथ गवर्नमेंट सेक्टर में ही अवसर तलाशने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से इनकम्पेरेबल ही क्यों ना हो। यही कारण है कि 2019 में तमिलनाडु में जब स्टेट गवर्नमेंट ने 14 स्वीपर्स की जॉब नोटिफाई करी तो उसके लिए 4000 से ज्यादा एप्लीकेशंस फाइल हुए, लेकिन ताजुब की बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर एप्लीकेंट्स MBA और इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स के थे। कुछ ऐसा ही 2022 में मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जब शिवपुरी कोर्ट के पियोन के 20 पोस्ट के लिए 6000 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिले, जिनमें PhD होल्डर्स भी थे। इसका एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाता या फिर उन एम्प्लॉयमेंट्स की स्टेबिलिटी पर हमेशा एक द्वंद्व रहता है। तभी अक्सर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जाता है। ऐसे में इन वेल क्वालिफाइड यंगस्टर्स के पास गवर्नमेंट सेक्टर में अपना भाग्य आजमाने और उस पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। यही कारण है कि जहां मई से अगस्त 2022 के बीच इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% था, वहीं देश के ग्रेजुएट्स का उससे हायर डिग्री होल्डर्स के बीच ये रेट 17% था। दूसरी ओर गवर्नमेंट सेक्टर की डिग्निफाइड सैलरीज और इनमें मिलने वाले ल्यूक्रेटिव पर्क्स भी इन जॉब्स के चार्म्स का एक बड़ा कारण है, जो एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसके पूरे परिवार की लाइफ को इंश्योर कर देते हैं।
जो फैसिलिटी प्राइवेट जॉब से एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती। वहीं दूसरी ओर जैसा हमने कोविड या हर गुजरती रिसेशन साइकिल में देखा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी की बात करना भी बेमानी है और ये हमने रिसेंट लेऑफ्स में भी देखा। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर अपने जॉब सिक्योरिटी और लो वर्क प्रेशर के लिए जाना जाता है, जिससे गवर्नमेंट सर्वेंट एक एनरिचिंग और सेटिस्फाइड लाइफ जी सकता है, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की डिमांडिंग जॉब रोल में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले लोग या तो इल क्वालिफाइड हैं या फिर अनस्किल्ड, बल्कि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो चाहे जिस फील्ड में जाकर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। बहुत से गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन और प्राइवेट सेक्टर की लुक्रेटिव जॉब्स अचीव करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ चार्म्ड होते हैं। इनमें से बहुत से एस्पिरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में अपना योगदान देने के बजाय हमारे देश के गवर्नेंस और उसके मैनेजमेंट में अपना सीधा इनपुट देना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, जैसा हमने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि देश या स्टेट की गवर्नमेंट से बड़ा और क्रेडिबल एम्प्लॉयर कौन ही होगा। ऐसे में वो चाहते हैं कि वो भी देश की सरकार के साथ सीधे जुड़कर देश की प्रगति में अपना योगदान दें और उसकी समस्याएं सुलझाएं, और इसी सोच के साथ वो भी इन एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश में देखने को मिलती है, उतने ही डाइवर्स रीजन्स और बैकग्राउंड्स इन गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब अपने वीडियो के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। दोस्तों, आपने इकोनॉमी का वो कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा, लोअर सप्लाई क्रिएट्स हायर डिमांड एंड हायर डिमांड मेक्स द प्राइस हायर। जैसे मार्केट में अगर अनियन या टोमेटोज की कमी हो जाए तो लैक ऑफ सप्लाई में उनकी डिमांड हाई होने की वजह से उनके प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं। ठीक वही प्रिंसिपल गवर्नमेंट जॉब्स पर भी सटीक बैठता है, जहां पर गुजरते साल के साथ देश की पॉपुलेशन और उसके चलते एलिजिबल एंड क्वालिफाइड यूथ की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स का मानो साल दर साल अकाल पड़ता जा रहा है, जहां एक और सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के साथ साथ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्राइवेट जॉब से रिप्लेस करती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर साल दर साल नोटिफाइड वैकेंसीज में भी कमी आती जा रही है, और ये तब है जब गवर्नमेंट सेक्टर में वेकेंट वैकेंसीज अपने 20 इयर्स के रिकॉर्ड स्केल पर पहुंच चुकी है। इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट की 60 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज के अंडर 10 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये वैकेंसी रेट 69% है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, माइंस और फिशरीज एंड एनिमल्स हस्बेंड्री में अलग अलग लेवल्स पर आधे से ज्यादा पद खाली है। साल दर साल गिरती नंबर ऑफ वैकेंसीज की वजह से अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि 2021 में काम कर रहे टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की संख्या साल 2000 के मुकाबले 3 लाख से ज्यादा कम थी। अब ऐसे में प्रश्न पूछना लाजमी है कि इन 20 सालों में ही देश की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गई है, तो आखिर टोटल वर्किंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स कम क्यों होते जा रहे हैं? यही कारण है कि जहां एक ओर देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट की ओर से नोटिफाई होने वाली वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। अगर हम 2018-19 के आंकड़े पर नजर डालें तो इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स केवल 38,000 ही थे। दोस्तों, अगर हम इंडिया में होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्ट्रक्चर पर गौर करें तो इन एग्जामिनेशंस में भी बहुत से स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। इन इश्यूज में से एक मेजर इशू है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में अंग्रेजी का बोलबाला। फिर चाहे बात क्वालिफाइंग एग्जाम की हो या फिर इंटरव्यूज की, गवर्नमेंट एग्जाम्स के बदलते पैटर्न्स में हर स्टेप पर इंग्लिश को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। इसका सीधा नुकसान वर्नाकुलर या रूरल एजुकेशन से पढ़े गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के मेजर चंक को भुगतना पड़ता है। इस वजह से जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना भी बेईमानी हो जाती है। यही कारण है कि जूनियर लेवल पोस्ट से लेकर देश के IAS और IPS जैसे ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने वाले एग्जाम्स जैसे UPSC CSE पर भी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ किए जा रहे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात सामने आने लगी है। उदाहरण के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के LDC या CGL जैसे एग्जाम्स में भी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर क्वालिफाइंग ना होकर के मेरिट बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं दूसरी ओर UPSC CSE के प्रिलिमिनरी एग्जाम में CSAT पेपर 2 के हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसमें एस्पिरेंट्स का यह आरोप है कि पेपर के हिंदी ट्रांसलेशन में गूगल ट्रांसलेट जैसे ऑटोमेटेड ऐप्स का इस्तेमाल होता है, जो इसे जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इनकॉम्प्रिहेंसिबल बना देता है। यही वजह है कि इन एग्जाम्स में वर्नाकुलर मीडियम से पढ़े हुए एप्लीकेंट्स पीछे रह जाते हैं। वहीं अगर हम पेपर एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो इन्हें कंडक्ट करने वाली बॉडीज इनमें भी बहुत तेजी से चेंजेस इंप्लीमेंट करती हैं।
जिससे एप्लीकेंट्स को उससे अकस्टम होने का मौका ही नहीं मिलता। उदाहरण के लिए बीते 7 साल में MPPSC सिविल सर्विसेज मेंस का पैटर्न 3 बार बदल चुका है। लगभग यही हाल MPSC, RPSC और केरला PSC की ग्रेजुएट एग्जाम का भी है। और इसी तरह के पैटर्न चेंज की सुगबुगाहट UPSC सिविल सर्विसेज को लेकर भी चल रही है, जो वैसे भी अपने मेंस एग्जाम के स्केलिंग इश्यू को लेकर अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। और बार बार इस विषय में सवाल उठने के बाद भी प्रशासन की ओर से इस इशू को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। वहीं टीचर्स के सिलेक्शन के लिए अलग अलग राज्यों में होने वाले एग्जाम्स में भी अक्सर बदलता पैटर्न एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी समस्या है, जिस वजह से एस्पिरेंट्स अपने एग्जामिनेशन सिलेबस के साथ साथ इन बदलते नियमों के साथ भी जूझते दिखाई देते हैं। दोस्तों, बढ़ते कंपटीशन और डायनामिक पैटर्न की वजह से बीते 1 दशक में इन गवर्नमेंट एग्जाम्स ने एक नई मास स्किल्ड इंडस्ट्री को जन्म दिया है, जो है कोचिंग इंडस्ट्री। हालांकि यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोचिंग या ट्यूशन कोई नया फिनोमिनन नहीं है, बल्कि शायद हम में से सभी स्कूल के जमाने से ही अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इनका सहारा लेते आए हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिक्वायरमेंट्स ने एक तरह से कोचिंग्स को इनविटेबल बना दिया है। इस वजह से अब इन एग्जाम्स में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई कैलिबर की कम और रिसोर्सेज की ज्यादा हो गई है। वहीं दूसरी ओर हाल के सालों में इसी कोचिंग इंडस्ट्री का डार्क साइड भी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है और देश के कुछ ही प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना काम ईमानदारी और ग्रेटर गुड की भावना से कर रहे हैं। बीते साल महाराष्ट्र में कंडक्ट हुए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिक्रूटमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक्स में कुछ प्राइवेट कोचिंग्स के इन्वॉल्वमेंट के प्रमाण मिले थे। इसी तरह 2022 में हुए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और बिहार PSC के एग्जाम्स के पेपर लीक्स में भी कुछ कोचिंग संचालकों के नाम सामने आए थे। यही नहीं, देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी 2017 में ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से हो रही चीटिंग में हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सामने आया था। ऐसे में जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का काम स्टूडेंट को अच्छे से एजुकेट कर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना होता है, अब वही इंस्टीट्यूट्स लालच में पड़कर उन्हें गलत रास्ते पर मोड़ते हैं। ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट्स की वजह से कई बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स एग्जाम रेस से बाहर हो जाते हैं, तो कई बार इन स्कैंडल्स के बाहर आने से पूरे एग्जामिनेशन प्रोसीजर को ही रद्द करना पड़ता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाती है। दोस्तों, अगर हम पुरानी बात ना करते हुए हाल के कुछ सालों में हुए गवर्नमेंट एग्जाम्स पर ही नजर डालें तो हम पाएंगे कि ये एग्जाम्स मिसमैनेजमेंट, करप्शन और इनएफिशिएंसी का प्राइम एग्जाम्पल बन चुके हैं, जो कभी इरेगुलरिटीज का शिकार बनते हैं तो कभी पॉलिटिक्स का, जिसका नुकसान हमारे एस्पिरेंट्स को उठाना पड़ता है, जो साल दर साल या तो अपने रिजल्ट्स का वेट करते रह जाते हैं या फिर रिजल्ट्स के बाद अपनी ज्वाइनिंग का। इन इरेगुलरिटीज की वजह से ही अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स और उनके रिजल्ट्स कोर्ट में चैलेंज कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के CGL 2018 के ईयरली होने वाले एग्जाम का फाइनल रिजल्ट फरवरी 2022 में आया, यानी इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 साल का समय लग गया। लगभग यही हाल RRB, NTPC और दूसरी परीक्षाओं और उनकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज का भी है। MPPSC स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम 2019 से ही कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, जिसके चलते 2019 का रिजल्ट कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से रिवाइज्ड भी हो चुके हैं। यही हाल 2020 और 2021 के एग्जाम्स का भी है, लेकिन फिर भी एस्पिरेंट्स की समस्या जस की तस है। यही नहीं, MP स्टेट गवर्नमेंट की रिवाइज रिजर्वेशन पॉलिसीज की वजह से MP के लगभग सभी एग्जाम्स बीते कई सालों से कोर्ट में ही अटके हुए हैं। ऐसा ही कुछ हमें महाराष्ट्र PSC के दौरान भी देखने को मिला था। इसी तरह कुछ समय पहले ही झारखंड हाई कोर्ट में भी एग्जाम में हुए इरेगुलरिटीज की वजह से स्टेट PSC एग्जाम की फाइनल मेरिट लिस्ट ही स्क्रैप कर दी थी। यही नहीं, स्टेट से रिलेटेड एग्जाम्स में मिसमैनेजमेंट और इरेगुलरिटीज का मुद्दा भी कोई नई बात नहीं है। फिर चाहे वो 15 साल पहले मध्य प्रदेश में हुआ व्यापम घोटाला हो, या फिर इसी साल लीक हुआ बिहार PSC का पेपर, या फिर हाल ही में सामने आया वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट स्कैम, इन सब समस्याओं का नुकसान एस्पिरेंट्स को उठाना पड़ता है, जो इस मैन मेड डिजास्टर से उत्पन्न हुए क्राइसिस के बावजूद गवर्नमेंट जॉब मिलने की उम्मीद का धागा पकड़े झूलता रहता है। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में देश का यूथ अपने सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स वेस्ट कर रहा है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस यूथ को इंडिया की प्रोडक्टिविटी और उसके इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहिए था, वो कमरों में बंद होकर एक मिराज को चेस कर रहा है। तो ऐसे में ये गलती किसकी है? देश के यूथ की, जो ईमानदारी से अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, या सिस्टम की, जो इस यूथ को सही रोजगार दिला पाने में असमर्थ है, या फिर इस एजुकेशन सिस्टम की, जो देश के युवाओं को स्किल से ज्यादा सिलेबस को कवर करने पे फोकस करता है?
क्योंकि अगर हमारे इस सिस्टम में खामियां हैं तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होने वाले एग्जाम्स इरेगुलरिटीज के शिकार हैं तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो जहां पे हमने कोशिश करी है कि हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें जो बयान करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के फेलियर की कहानी को, और इस प्रश्न को खंगालने की भी कोशिश करी है कि आखिर क्यों गवर्नमेंट जॉब्स दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग इंडिया? डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।